नमस्कार दोस्तों। आज 11 मई की तारीख है और इस दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आज के दिन 1912 में इसी भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जो शख्स तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है और बीच में भी लगातार वो प्रासंगिक बना रहा है। उसको भुला पाना बहुत मुश्किल है। जब भी आप भारतीय साहित्य में अफसाने की बात करेंगे, जब भी आप भारतीय साहित्य में संस्मरणों की बात करेंगे, जब भी आप भारतीय साहित्य में पत्र साहित्य की बात करेंगे तो उस वक्त आपको एक नाम जहन में उतरेगा। वो शीर्ष नाम है मंटो का, सादत हसन मंटो। अब मंटो की ज़िंदगी पूरी दिलचस्पियों से भरी हुई। मित्रों, सिर्फ 43 बरस ये हमारे बीच में रहा, सिर्फ 43 बरस। और 43 बरस में उसकी एक दावा होता था अपनी लेखनी के बारे में, अपनी कृतियों के बारे में कि ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। ये एक दावा उसका होता था और ये दावा अक्षरशः सच होता था। इस बात की तस्दीक समकालीन साहित्यकारों ने भी की, बाद में भी की गई और आज भी जब मूल्यांकन की बात आती है, वैल्यूएशन की बात आती है, तो आज फिर इसी बात की तस्दीक होती है। जितने भी तनकीदकार हैं, आलोचक हैं, वो सभी इस बात को पूर्ण सहमति के साथ स्वीकार करते हैं कि अफसाने के बारे में, अपने अफसानों के बारे में मंटो ने एक बात जो कही थी वो आज भी सच है। मित्रों, मैं एक मोटी सी बात आपसे करता हूँ। फैक्ट्स और फिक्शन दो शब्द हैं। आप कई बार दावा करते हैं कि जो फैक्ट्स है वो इतिहास है और जो फिक्शन है वो काल्पनिक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसकी फिक्शन में सबसे बड़ा सच जो है बयान होता है। फैक्ट्स को फिक्शन में मूल रूप में बयान कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों, इसने उस समय की आत्मा को इस ढंग से लफ्ज़ों में चितेरा, उकेरा कि वो अद्भुत चीज़ बन गई और आज भी उसको बार बार पढ़ने को मन करता है। छोटी सी ज़िंदगी मित्रों, 43 बरस की ज़िंदगी में 22 लघु कथा संग्रह बहुत चर्चित रहे, एक उपन्यास, रेडियो नाटकों के 3 संग्रहों में लगभग 50 के लगभग रेडियो नाटक हैं और जो बाकी जो 3 उसकी रचनाएं हैं, 3 संग्रह अदरवाइज छपे हैं जिसमें उसका समग्र साहित्य शामिल है। रेखा चित्रों के भी अलग से उसने 2 संग्रह दिए हैं जिन रेखा चित्रों के माध्यम से हम अशोक कुमार के स्वयं से भी ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हैं। स्वयं अशोक कुमार भी शायद इतना अपने आप के बारे में वाकिफ़ ना हो। रादर अशोक कुमार ने और एक अन्य कलाकार समकालीन श्याम ने ये बात कही थी कि इस कमबख्त ने हमें ऐसा आईना दिखाया है, हमें पहली बार महसूस हुआ है, पता चला है कि हम क्या है। तो किसी शब्दों के चितेरे में ये बात बड़ी खूबसूरत। मित्रों, इसने 6 बार मुकदमे से खिलाफ दर्ज हुए और एक मुकदमे का जिक्र मैंने इसके वकील के मुंह से सुना। वकील थे हीरालाल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पिता। हीरालाल सिब्बल साहब के मुंह से हमने पूरी दास्तान सुनी मुकदमों की। उन्होंने पूरा बताया कि एक बार जब मुकदमा इस पे दर्ज हुआ अश्लील लेखन का, तो ये मेरे पास आया कि आप मेरा केस लड़िए, लेकिन साथ ही इसने ये भी कह दिया कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा केस तो लड़ूंगा भाई, तुम्हारी कोई और ज़रूरत हो ज़ाती तौर पर तो मुझसे पैसे ले भी सकते हो, उधार ले जाना। उधार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो स्वाभिमान है, तुम्हारा जो अपनी ईगो है, उस पर चोट ना पहुँचे और जब भी तुम्हारे पास हो दे जाना। सीधी सी बात ये है। बाकी फ़ीस की कोई फ़िक्र ना करो, उसकी फ़िक्र मैं अपने आप करूँगा और तुम चिंता ना करो। और मित्रों, मुकदमे चले, अधिकांश मुकदमों में इस्मत चुगताई भी इनके साथ एक मुलजिम के तौर पे शामिल थी। और मित्रों, खूबसूरती की बात यह है कि मंटो बच गई, इस्मत चुगताई का जुर्माना हो गया। मतलब जिस आदमी ने ज़्यादा ऐसा साहित्य लिखा जो उन दिनों में अश्लील कैटेगरी में लोग रखते थे, वो शख्स हर बार बरी हुआ, ससम्मान बरी हुआ। वो इसलिए कि अपने लेखन के प्रति बेहद गंभीर था।
इसने जिसका भी बयान किया, जो भी परिस्थिति बयान की, वो परिस्थिति ऐसी थी जिसको पढ़ने वाला पाठक वैचारिक तौर पे साथ साथ भावप्रवण हो जाता था। उसके लिए चीज़ों को बर्दाश्त करना ही, अपने परिवेश को बर्दाश्त करना ही संभव नहीं होता था। अब इसकी एक कहानी है काली सलवार, उसको लोग अक्सर कोट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ काली सलवार अपने आप में एक ऐसा विभत्स चित्र है, एक ऐसा चित्रण है जो उस वक्त की मानसिकता का सबसे सशक्त बयान है। तो ऐसे शख्सियत को याद कर लेना चाहिए। और मित्रों, इसको बार बार पढ़ेंगे, इसको आप पुनर्पाठ करेंगे तो आपको हर बार कुछ नए कोणों से बातें समझ में आएंगी, ज़िंदगी समझ में आएगी। और ये बहुत एक विशेष बात होती है ऐसी शख्सियत को पढ़ना। मुझे याद है, मैं इसके कंप्लीट वर्क्स इसके 5 वॉल्यूम में आए, मैंने उसको एक बार ख़रीदा। कोई बहुत करीबी दोस्त एक दिन के लिए पढ़ने के ले गया और उसके बाद वो मुकर गया कि मैं वापस नहीं करने वाला, जो तुमने बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ लो। मैं दूसरी बार गया, दूसरी बार ख़रीदा, दूसरी बार भी यही हश्र हुआ, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार जाकर मेरे नसीब में एक पूरा सेट आया समग्र का, जिसमें सारे इसकी जो रेखा चित्र थे, इसके संस्मरण थे, इसके पत्र थे, इसकी लघु कथाएँ थी, इसके रेडियो नाटक थे, सारे के सारे उसमें दिए गए थे। और मित्रों, इसके जो पत्र हैं ख़ास तौर से, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन पत्रों में कितनी पाकीज़गी है वैचारिक। अंकल सैम के नाम जो ख़त हैं वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दी गई चुनौती, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, सियासी आधार पर दी गई एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आते हैं। मित्रों, कभी गुजरिए तो आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि आप उस काल का पूरा जो परिवेश है उसको समझने में कामयाब हुए हैं। मुझे सिर्फ इतना ही जिक्र करना, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा। सिर्फ अहमद नदीम कासमी साहब के साथ इनका बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ, बहुत ज़्यादा दोस्ती भी बहुत गहरी थी और विवाद भी बाद में चरम तक पहुँचा। लेकिन एहतराम की बात होती है कि अहमद नदीम कासमी जैसे वरिष्ठ लेखक ने मंटो के 90 खत एक संदूकची में संजो कर रखे हुए थे और उसको रेशम के कपड़े से बांध रखा था। उनका खुद था कि ये ख़त ऐसे हैं, अमूल्य धरोहर है मेरे पास, मैं समझता हूँ कि मेरी जायदाद हैं। और 90 ख़तों में कुछ ख़त उस मेरे ख़तों के जवाब में हैं, कुछ उसके अपने ख़त हैं, उसके शिकवे हैं, उसकी मेरे से शिकायतें हैं। लेकिन हर बार लगता है कि आदमी कितना सच्चा था। तो ऐसा मित्रों, सच्चा साहित्यकार आपको शायद ज़िंदगी में, विश्व साहित्य में शायद इसका एग्ज़ाम्पल आपको मिले ना मिले भी तो बहुत चंद एक लोग होंगे, चंद एक लेखक ऐसे जो इतना ज़्यादा यथार्थवादी लेखन इतने पुख्ता शब्दों में और इतनी पुख्ता अभिव्यक्ति के साथ दे पाए। ऐसी शख्सियत को आज उसके जन्मदिन पर याद करना बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, इतना बता दूं कि उनका जन्म समराला में हुआ था। लुधियाना चंडीगढ़ रोड पे एक कस्बा है, कस्बे के पास ये एक गाँव है, तो उस गाँव में जन्म हुआ था। इनकी बेटियाँ अब भी वहाँ लाहौर में रहती हैं और जो घर है उसका नाम, वही है एड्रेस 8 लक्ष्मी मेंशन। लक्ष्मी एक वहाँ का, लक्ष्मी पहले से एक मार्केटिंग सेंटर है, उसके नज़दीक ही लक्ष्मी मेंशन की क्वार्टर्स टाइप शुरू हो जाते हैं। और उनमें एक जो फ्लैट है वो मंटो का है, उस पर आज भी मंटो का नाम और 8 लक्ष्मी मेंशन लिखा है लाहौर में। और इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी बेटियों ने संजो कर रखी हुई हैं। और उनको तकलीफ़ भी कई बार होती है कि कई बार वो आना भी चाहती है। एक बार आई समराला में तो पूरा गांव उमड़ पड़ा, जैसे अपनी बेटियों के सत्कार के लिए लोग उमड़ते हैं ग्रामीण अंचल में, उनको उतना ही प्यार मिला जितना बेटियों को मिलता है। और ये एक एहतराम जो था, ये दरअसल उस शख्स के प्रति था जिस शख्स ने अपने समकालीन भारतीय साहित्य को इतनी तीव्रता के साथ प्रभावित किया कि आज भी उसको जहन से निकाल पाना मुमकिन नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।